Being Gadha, teach me, I'll remember. Being Gadha, involve me and I learn. Hello Gadhas, सब्सक्राइब कर दो यार। तो अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा, है ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का, उसके क्या आइडियल्स हैं। तो क्या आइडियल्स हैं? इंडिपेंडेंट, सोवेरेन और रिपब्लिक। जो फ्रेंच, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन था, इन सबको नेहरू ने एज अ ब्लूप्रिंट देखा, बट नेहरू ने बोला कि हम इनको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? डिबेट्स के थ्रू, डेलिब्रेशंस के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू अपना खुद का एक ऐसा बनाएंगे जिसकी जरूरत हमें है। मतलब हम अपनी नीड्स को देखेंगे और उस हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाएंगे। चलो, तो उन्होंने बोला वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। अब देखो क्या होता है, वेस्ट के अपने अचीवमेंट्स हैं, अपने फेलियर्स हैं, है ना। उनके अचीवमेंट्स और फेलियर से हम सीखेंगे और हम अपने हिसाब से काम करेंगे। फिट इन विद द टेम्पर ऑफ आर पीपल एंड बी एक्सेप्टेबल टू देम। हमारे पीपल को क्या जरूरत है उसके हिसाब से, और जो हमारे पीपल को एक्सेप्टेबल हो उस हिसाब से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाएंगे। फर्स्ट का क्या है? व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 13 दिसंबर। ईयर क्या है? 46 1940। 6 हाँ 46, ठीक है। चलो तीसरा, हु सेड द फॉलोइंग लाइंस फिट इन विद द टेम्पर ऑफ आवर पीपल एंड बी एक्सेप्टेबल टू देम? नेहरू। संदेश, ये वाला आंसर हाँ दिया था, ठीक है। फोर्थ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू, सबने सही लिखा है। आकाश ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। फोर्थ का आंसर क्या है? साक्षी ने आइडियल्स लिखे हैं और संदेश ने लिखा है प्रमोट हार्मनी। आकाश ने लिखा है फ्यूज लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी विद सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड रीअडैप्ट एंड रीवर्क ऑल दीज आइडियाज विद इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या था? सारे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडीज को उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना। और क्या था? हम इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करना। ठीक है, और क्या था? कैसी डेमोक्रेसी चाहिए थी हमें? रिप्रेजेंटेटिव। और एक अच्छा शब्द बताओ, डैश डेमोक्रेसी चाहिए थी। लिबरल। हाँ, लिबरल डेमोक्रेसी चाहिए। चलो, अब एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? इंटरिम मतलब क्या? टेम्पररी। हाँ, तो ऐसी जब हमारी जब हम वो हुए, क्या हुए, आजाद हुए, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के और आजाद होने के बीच में जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे हमने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करी जो कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। लेकिन वो किसके इशारों पे नाचती थी? वाइसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि लंदन में थे, उनके इशारों पर नाचती थी। ठीक है। तो जो सोमनाथ लहरी थे, सोमनाथ लहरी कौन थे? सोमनाथ लहरी थे कम्युनिस्ट मेंबर। ये इस चीज के अगेंस्ट थे, इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। इन्होंने बोला कि यार अगर आप देखो तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है, इस पे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की ही छाप है। ऐसा किसने बोला? सोमनाथ लहरी ने। तो सोमनाथ लहरी बिल्कुल इसके फॉर में नहीं थे, इसके अगेंस्ट में थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इंपीरियल रूल का इस पे इन्फ्लुएंस है और इससे हमें फ्री होना जरूरी है। तो इन्होंने ना एक लाइन बोली थी, शायद आगे मैंने लिखी हो। हाँ, तो इन्हें लगता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? ब्रिटिश मेड है। ठीक है। अब नेहरूज रिस्पॉन्स, Nehru admitted that most nationalist leaders had wanted a different kind of constituent assembly. ठीक है। तो अब हाँ, ये रही वो लाइन, दैट इज वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स नोबल वर्ड्स। अब जब नेहरू ने ये सब चीजें बताई कि क्या कहते हैं, क्या बताया नेहरू ने? नेहरू ने ये बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, हम उसमें ये करेंगे, हम आपको भी से देंगे, आपके लिए भी ये करेंगे, ये सब नेहरू ने बताया। तो जो सोमनाथ लहरी थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी, दैट इज वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स नोबल वर्ड्स। ये बेसिकली एक ताना था, नेहरू जी को एक ताना था। अब ताना जब मिल गया तो नेहरू जी भी चुप तो रहने नहीं वाले थे।
तो नेहरू जी ने क्या बोला, यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच द असेंबली डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ। क्या बोला उन्होंने कि अगर हम देखें कि ये जो लेजिस्लेचर बनी है, अगर हम मान भी लें कि चलो ठीक है इस पे ब्रिटिशर्स की छाप है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ किससे आती है, किसने इलेक्ट करा है, लोगों ने, us citizens. हाँ, तो जो उन्होंने इलेक्ट करा है, तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास है। तो गवर्नमेंट्स आर इन फैक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। तो यहाँ से जो हमारी 2.1 की यूनिट है विल ऑफ द पीपल, वो इसी के नाम से पढ़िए क्योंकि नेहरू जी ने ये बोला था। फिर क्या है इसके बाद, एस्पायरेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स की क्या एस्पायरेशंस थी, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने डिप्रेस्ड कास्ट सफरिंग्स के लिए अपनी आवाज उठाई थी। अब अगर बहुत ज्यादा गंदा लेम जोक सुनना है तो आप सुन सकते हो। वो लेम जोक ये है कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छे बड़ा पाव मिलते हैं, तो ज्योतिबा दीदी ने जो थी उन्होंने कास्ट सफरिंग्स के लिए लड़ते लड़ते बहुत सारे बड़ा पाव खाए और वो फूल गई। तो ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में डिप्रेस्ड कास्ट सफरिंग्स के लिए अपनी आवाज उठाई थी। स्वामी विवेकानंद ने ये कैंपेन करा था कि हिंदुइज्म को रिफॉर्म करा जाए, क्योंकि हिंदुइज्म को लोग बहुत गंदी तरह ले रहे थे, तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने बोला। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड पीजेंट्स, ये क्या लिखा है, Communist and socialist organized worker and peasant protest. हाँ, तो Right. प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे थे। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और जस्टिस लोगों ने इनकी डिमांड करी थी, और चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और विडोज की रीमैरिज अलाउ होनी चाहिए। ये सब इनकी एस्पायरेशंस थी। तो द नेशनल मूवमेंट वाज इनएविटेबली अ स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस, फॉर सिटीजन्स के राइट्स और इक्वालिटी। सीरीज ऑफ एक्ट्स, कौन कौन से ईयर थे जिससे कि ज्यादा इंडियंस पार्टिसिपेट करें, सीरीज ऑफ एक्ट्स निकाले गए थे, 3 ईयर्स बताए गए हैं, कौन कौन से? हाँ जी, 1909, 1990, 1935. ठीक है। तो 1909, 1919 और 1935। अब क्या करा गया, जो हमारा एग्जीक्यूटिव था उसके रोल पे चर्चा हो रही है। तो एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल दे दिया गया था 1919 में, और इंटायरली दे दिया था 1935। इसके अलावा 1937 में जब इलेक्शंस हुए, 1935 के एक्ट पे बेस्ड जब 1937 में इलेक्शंस हुए, तो कांग्रेस 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में जीता। ठीक है, चलो पहला, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय whom? नेहरू। Jawaharlal Nehru. ठीक है, अब यश नहीं बोलेगा। इंटरिम गवर्नमेंट कुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द डैश एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन डैश। Viceroy and interim government. नहीं, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंटरिम गवर्नमेंट कैसे हो जाएगा? मैम वाइसरॉय तो है पहले का, दूसरे का पता नहीं। एंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूएंट मैम आप ही बता दो। लंदन। अच्छा हाँ लंदन। चलो तीसरा, यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच द असेंबली डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ। किसने जवाहरलाल नेहरू को ताना मारा था, फिर किसने ये, अच्छा सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ताना खा के इन्होंने ये लाइन बोली थी। चौथा, व्हाट वर द आइडियल्स दैट हैड बिकेम इंटीमेटली एसोसिएटेड विद सोशल स्ट्रगल्स इन इंडिया। क्या आइडियल्स थे? डेमोक्रेसी, जस्टिस, Democracy, equality and justice. Fifth, who campaigned for the reform of Hinduism? Swami Vivekananda. Who pointed to the suffering? ये संदेश बताएगा। Who महाराज? मैम ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, ठीक है। कैसे? बड़ा बहुत फूल गया था। Almost entirely responsible to the provincial legislatures under which act? आकाश कब? 1935। ठीक है। और साक्षी कब पार्टली रिस्पॉन्सिबल था? 1919। ठीक है। द एग्जीक्यूटिव, ये हो गया। द कांग्रेस केम टू पावर इन डैश आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 8।
आ जाते हैं तीसरी हमारी यूनिट पे, जिसका नाम है डिफाइनिंग राइट्स। अब पी पॉकर बहादुर, ये बड़ा बहादुर इंसान था। इसने बोला, ये मद्रास से था, और इन्होंने बोला कि 27 अगस्त 1947 को इन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं उन्हें हम लागू करते हैं। क्या होते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स? Ma'am, that in a particular constituency, the person would be voted by the person of the same caste, ये सब वगैरह। हाँ, तो मतलब या तो एक कास्ट है, एक कम्युनिटी, उनके बीच में ही वो कराना, क्या कराना? इलेक्शंस, उसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जो बी पॉकर बहादुर थे, ये बहुत बहादुर थे, इन्होंने सिर्फ हाँ बोला, बाकी सब अभी हम देखेंगे कि बाकी सब सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए ना कह रहे थे। तो जो नेशनलिस्ट थे उनको तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स ला देंगे तो उससे क्या होगा, जो पीपल है वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और ज्यादा डीपली डिविजन हो जाएंगे। तो इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मुद्दे पे एंगर और डिसमिस शुरू हो गया। अब आते हैं आरवी धुलेकर। एक और बहुत ही बढ़िया मेरे पास लेम जोक है, वो ये है कि आरवी धुलेकर थे तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट, तो इन्होंने बहादुर की पॉकेट में धूल भर दी थी और मना कर दिया था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है उनको तो हम नहीं लाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफ गार्ड्स। इंग्लिश तो जो है मतलब जो ब्रिटिशर्स जो है, पहले तो ब्रिटिशर्स नहीं होता, कुछ पता है क्या आप लोग को? आरएस नहीं लगता, ब्रिटिश जो लोग हैं वो ब्रिटिश लोग होते हैं, ब्रिटिशर्स नहीं होते। हम इंडियनर्स नहीं बोलते ना, हम अमेरिकनर्स भी नहीं बोलते, तो वो होते हैं ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपना गेम खेल चुके हैं, तो अब हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाने की जरूरत नहीं है। तो आरवी धुलेकर ने मना कर दिया। इसके बाद थे सरदार पटेल। यश मत करो, गूगल पे चेक, कह रही हूँ ना, नहीं होते ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश होता है। सरदार पटेल को क्या लग रहा था? सरदार पटेल का कहना था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो पॉइजन की तरह है। कम्युनिटी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से सेपरेट इलेक्टोरेट्स के काम पे भिड़ जाएगी, तो अगर हम पीस चाहते हैं तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं रखना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं गोविंद वल्लभ पंत। इन्होंने क्या बोला कि माइनॉरिटीज के लिए बहुत हार्मफुल है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि और ज्यादा डीपली डिवाइड हो जाएंगे, जो माइनॉरिटीज हैं वो मेन स्ट्रीम से अलग हो जाएंगी अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स ला देंगे तो ये भी मना कर रहे थे। इसके अलावा बेगम एजाज रसूल, ये एक मुस्लिम थी, इन्होंने भी बोला कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। अगर हम एक माइनॉरिटी हैं तो हम अगर चाह रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ जाए तो वो हमारा ही बुरा है, क्योंकि एक तरीके से हम ही आइसोलेट हो रहे हैं। चलो, Which leader was in favor of separate electorates for minorities? कौन थे? बी पॉकर और बहादुर थे। Who argued that separate electorate was a suicidal demand? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। तीसरा, name a Muslim who did not support the idea of separate electorates. बेगम एजाज रसूल। ठीक है। Who made a powerful plea for continuing separate electorates? बी पॉकर। When was a powerful plea made for continuing separate electorates? 27 अगस्त 1947। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कौन है, कौन बताएगा? इनका नाम बताओ, मान जाऊं मैं तुम्हें। मैम हिंट दो। हिंट, एनजी रंगा। सब बच्चे हैं यार। इनका नाम है एनजी रंगा। ये कौन थे? मैम एक सोशलिस्ट लीडर थे। क्या करा था इनने? पीजेंट मूवमेंट। और क्या करा था? मेन क्या काम करा था? लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देखो स्क्रीन पे क्या काम करा था आकाश? मैम माइनॉरिटीज के लिए काम किया था। हाँ, इन्होंने क्या बोला? He talked about the real minority. हाँ, तो इन्होंने बोला कि रियल माइनॉरिटीज कौन है? पुअर और डाउन ट्रोडन है। तो मतलब कि इन्होंने बोला कि ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये सब माइनॉरिटीज नहीं है। मतलब इन्होंने ये बोला कि अगर कोई इंसान कम नंबर में है तो वो माइनॉरिटी नहीं है, अगर वो पुअर है तो माइनॉरिटी है।
ठीक है, he welcomed the legal rights of the constitution, कुछ तो गड़बड़ है, he welcomed the legal rights the constitution, हाँ सही है, he welcomed the legal rights the constitution was granting to each individual, but उसने क्या बताई, उसकी लिमिट्स बताई। क्या लिमिट्स है, उसने पहला बोला कि यार अगर आप एक पुअर इंसान को ये बोल देते हो कि आपके पास राइट टू लिव है, आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, आपके पास बोलने का भी सब कुछ है, तो आप अगर राइट्स दे रहे हो तो वो इंसान उसके लिए तो मीनिंगलेस है ना, उसको बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं मिल रही, उसे चाहिए रोटी कपड़ा मकान, आप उसे राइट्स दे रहे हो, तो उसके लिए ये सब मीनिंगलेस है। दूसरा उन्होंने बोला कि उसके लिए ऐसी कंडीशंस बनाओ कि उसको रोटी कपड़ा मकान जो है वो अवेलेबल हो, उनको चाहिए प्रोटेक्शन, उनको दे नीड प्रॉप्स, दे नीड लैडर, लैडर का मतलब क्या होता है, सीडी, और प्रॉप्स का मतलब क्या होता है, वो नहीं पता मैम। प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स। प्रॉप्स होता है, प्रॉप्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है, दे नीड प्रॉप्स, दे नीड लैडर, किसके बारे में बात हो रही है, मैम द पुअर एंड द डाउनट्रोडन, रियल माइनॉरिटीज, करेक्ट। Ranga also drew attention to the gulf that separated the broad masses of Indians and those claiming to speak on their behalf in the Constituent Assembly। यानी कि हम बोलते हैं ना कि हमारे representatives जो हैं वो Constituent Assembly में हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम और हमारे जो representatives हैं उनके बीच की जो गल्फ, उनके बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए रंगा ने काम करा। मैम प्रॉप मतलब सपोर्ट, सपोर्ट, और बेसिकली सपोर्ट वाला मटेरियल, तो वो आ गया सर, समझ, वेरी गुड। चलो अब उसके बाद जयपाल सिंह, जयपाल सिंह की भी शक्ल देख लो। जयपाल सिंह कौन थे, ट्राइबल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। जयपाल सिंह ने ये लंबी सी स्पीच दी थी जो बिल्कुल काम की नहीं है, बट एक बार अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स जो है वो बहुत कम है, कम तो नहीं है वो, मतलब कि नंबर वाइज वो कम नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो वैसे माइनॉरिटी नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि उनको उनके लैंड से भगा दिया जाता है। क्या करते हैं हम, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, डैम्स बनाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्राइबल पीपल है उनको माइग्रेट करना पड़ता है, तो जिस जमीन पे वो सालों से रह रहे थे वो जमीन छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है। तीसरा, प्रिमिटिव बैकवर्ड, कौन बताएगा क्या मतलब है? पुराने जमाने के, कि अगर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, आज अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं, लेकिन ट्राइबल्स जो हैं वो पुरानी सोच के हैं, प्रिमिटिव, पुरानी सोच के हैं, बैकवर्ड लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका लाइफस्टाइल पुराना। हाँ नहीं, उनका लाइफस्टाइल भी उनके लिए सही है ना। मैम क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, मैं उस चीज के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे सही है। चलो फिर प्ली टू मिक्स, तो उन्होंने ये प्ली, जो हमारे ये जयपाल सिंह है उन्होंने ऐसी प्ली दी कि हम उनको अपने साथ मिक्स करें, जो रेस्ट ऑफ सोसाइटी है उसके साथ इंटीग्रेट करें। तो वो ये नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए, उनको भी पता था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स आएंगे तो हम और ही मेन स्ट्रीम से हट जाएंगे। वो क्या चाहते थे कि उनके लिए सीट्स जो है वो रिजर्व हो इन गवर्नमेंटल बॉडीज। ठीक है, चलो चलो, हु सेड दीज लाइंस, दे नीड प्रॉप्स, दे नीड लैडर, किसने बोली थी? एनजी रंगा। जयपाल सिंह वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, एनजी रंगा वाज अ डैश, सोशलिस्ट। ठीक है। जयपाल सिंह आर्ग्यूड दैट ट्राइब्स वर नॉट अ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी। ट्रू। और उन्हें क्या क्या चाहिए था ट्राइबल्स को? प्रोटेक्शन। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए हमने देखा कि अंबेडकर ने हाँ बोला और गांधी ने मना कर दिया। ठीक है, तो अब अनटचेबल्स जो है उनको चाहिए थी प्रोटेक्शन, सेफगार्ड्स चाहिए थे, और बेसिकली अगर हम देखें तो अनटचेबल्स के साथ ऐसा सिला क्यों करा जाता था, क्या रीजन था, क्या रीजन है? मैम क्योंकि वो सप्रेस्ड थे, ऑप्रेस्ड थे। क्यों थे ऑप्रेस्ड, क्यों थे सप्रेस्ड, क्यों लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे? कास्ट सिस्टम, बिकॉज़ दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट। सोसाइटी की वजह से हम ऐसा करते थे, उस समय के सोशल नॉर्म से जो हमारी मॉरल वैल्यूज थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से हम अनटचेबल्स को ऐसे ट्रीट करते थे। तो जे नागप्पा इन्होंने बोला कि ये एक माइनॉरिटी नहीं है। अगर हम देखें तो 25% जो पॉपुलेशन है वो क्या है,
क्या है वो? Minority नहीं है. डिप्रेस्ड क्लासेस है, 25% डिप्रेस्ड क्लासेस है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो 25% को हम माइनॉरिटी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 20-25% अच्छा खासा नंबर है। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या बताई इन्होंने कि इनके पास जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, इनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का शेयर नहीं था। इसके बाद केजे खंडरकर। अब अभी हमने देखा कि अंबेडकर जो हैं वो मान गए थे, मतलब उन्हें चाहिए था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, लेकिन टाइम के साथ अंबेडकर ने भी ये चीज रियलाइज करी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होने चाहिए, इससे माइनॉरिटीज आइसोलेट हो जाएंगी, मेन स्ट्रीम से हट जाएंगी। तो अब अंबेडकर भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तरफदारी अब नहीं कर रहे थे। इसके अलावा किस चीज की डिमांड चल रही थी? अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दी गई, हिंदू टेम्पल सबके लिए खोल दिए गए, और लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंटल जॉब्स में रिजर्व सीट्स ला दी गई। ठीक है, castes were not a minority, they formed between dash and dash % of the total population. क्या आंसर है संदेश? 25. ठीक है, तो आंसर है 20 से 25%. Disabilities of untouchables and depressed classes, disabilities of untouchables and depressed classes were caused by the dash and the dash of caste society. क्या आंसर दिया है? सोशल नॉर्म्स एंड अ मॉरल सेंस उस वक्त की। ओके, सोशल नॉर्म्स एंड मॉरल वैल्यूज। ठीक है, सोशल नॉर्म्स एंड मॉरल वैल्यूज। ठीक है, हु सेड दीज लाइंस? वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर्ड टू सफर नो मोर। क्या आंसर है साक्षी? तीसरे का क्या आंसर है? मैम नागप्पा ही है, जे नागप्पा। कहाँ लिखा है? पता नहीं। फोर्थ तो लिखा हुआ है नागप्पा वाली, पर थर्ड नहीं है नागप्पा वाली. तीसरे और Ma'am, it is there. Page 422, second para. मतलब first para वैसे. हाँ, दोनों का आंसर सेम है, थर्ड का भी और फोर्थ का भी। ओके. अलग अलग लिखे हैं दोनों के, एक में खंडेकर और एक में नागप्पा, लेकिन दोनों का नागप्पा। ओके मैम. यहाँ हमारी तीसरी यूनिट जो है खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में अब हम चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट करेंगे।